नमस्कार विद्यार्थियों। कहानी का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। कहानियाँ आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन आज की इस कक्षा में हम जिस कहानी को पढ़ेंगे उसका नाम है सिक्का बदल गया। आपने प्रसिद्ध रचनाकार कृष्णा सोबती का नाम सुना होगा, उन्हीं की ये कहानी है। और इस कहानी का जो परिवेश है, जो कथानक है, वो आज़ादी से ठीक पहले का है, 1947 के पहले का, जब भारत का विभाजन हुआ था। और भारत के विभाजन पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं और उसकी त्रासदी जो है, जिन लोगों ने झेली है त्रासदी, उन लोगों की कहानियाँ जो है वो बहुत कई ढंग से आई हैं। टोबा टेक सिंह का नाम सुना होगा। बहुत सारी कहानियाँ, अमृतसर आ गया है, बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। सवाल ये है कि कृष्णा सोबती ने ये कहानी किस ढंग से लिखी है, क्या लिखा है इस कहानी में। तो थोड़ा 2 मिनट हम कृष्णा सोबती के रूप में को जान लें कि कैसी कथाकार हैं वो और किस तरह की कहानी लिखी उन्होंने। कृष्णा सोबती को आम तौर पर स्त्री अस्मिता का रचनाकार माना गया है और यह माना गया है कि वो स्त्रियों के बारे में अलग ढंग से सोचती है। वो स्त्री बरक्स पुरुष नहीं सोचती है, बल्कि स्त्री की अस्मिता की बात करती हैं। एक व्यक्ति के रूप में स्त्री कैसी होती है, उसको कैसा होना चाहिए, उसको किस प्रकार अपने लिए संघर्ष करना चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे समाज को तोड़ते हुए नहीं, बल्कि समाज को बनाते हुए। तो सिक्का बदल गया एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसके रचनाकार हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के बारे में आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ी रचनाकार हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी। बादलों के घेरे में उनका प्रसिद्ध कहानी और प्रसिद्ध कहानी संग्रह भी है। तो कृष्णा सोबती ने मुख्य रूप से, अगर उनकी कहानियों का वर्गीकरण करें, क्योंकि जब हम उनकी कहानियों को पढ़ें या उन कहानियों पर बातचीत करें तो मालूम होना चाहिए कि कहानीकार, कथाकार किस तरह की कहानियाँ लिखता है। तो एक तो उनकी कहानियों में स्त्री और पुरुष का जो प्रेम है, वो प्रेम कहानियाँ काफ़ी लिखी संजीदा ढंग से, और रोमानी कहानियाँ हुआ करती हैं, भावुकता प्रधान कहानियाँ हुआ करती हैं। तो एक तो इस तरह की कहानियाँ लिखी। दूसरी, स्त्री अस्मिता की कहानी लिखी कि जो स्त्री बन रही है आज के समाज में, जो स्त्री, जिस तरह से स्त्री का निर्माण हो रहा है और समाज जिस तरह से स्त्री को देखता है, सुनता है, उसके बीच में स्त्री अपने बारे में क्या महसूस करती है। और इसी तरह एक स्त्री का अपना महत्व, स्त्री की अपनी आकांक्षाएं, स्त्री का मनोबल, ये सारी चीज़ें उनकी कहानियों में आई हैं। और निश्चित रूप से वे स्त्री की भूमिका 2 रूपों में मानती हैं। एक भूमिका वो मानती हैं कि समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में और परिवार के निर्माण में, उसमें स्त्री की भूमिका को वो सकारात्मकता से देखती हैं। स्त्री होना अभिशाप नहीं है, स्त्री होना निर्माण है। और ख़ास तौर पर स्त्री द्वारा गर्भ धारण करना, स्त्री द्वारा बच्चा पैदा करना, उसको बड़े सकारात्मक रूप से देखती हैं। और एक जगह वो कहते हैं कि ये तो स्त्री को भगवान ने एक वरदान दिया है, पुरुषों के पास थोड़ी है कि वो बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसको एक सकारात्मक रूप से वो देखती हैं कि जो पैदा करने की शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति, इसको ईश्वरीय शक्ति मानती है, वो स्त्री में है, पुरुष में नहीं है, और उसको एक ऊंचे दर्जे तक पहुंचाती है। और कुछ कहानियाँ जो उन्होंने लिखी वो विभाजन को लेके कहानियाँ लिखी, और उन्हीं कहानियों में से एक है सिक्का
बदल गया। आप सब लोग जानते हैं, इतिहास पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, देखा तो मैंने भी नहीं है, मेरा जन्म भी आज़ादी के बाद हुआ। तो हम लोग आज़ादी से बहुत दूर खड़े, इसलिए उस मंजर को हम कैसे देखें, उसे कैसे महसूस करें हम, उसके लिए हमें इतिहास के गलियारे में जाना होगा, उसके लिए हमें साहित्य में प्रवेश करना होगा। इतिहास हमें ज्ञान तो देता है, लेकिन भावनाओं के बीच से गुजारता नहीं है। इतिहास हमें तथ्य तो देता है, लेकिन यदि उस समय की संवेदनाओं को पकड़ना हो, उस समय के सच को पकड़ना हो, उस समय की चीख पुकार को सुनना हो, देखना हो, तो आपको साहित्य से गुजरना पड़ेगा। और कैसा साहित्य? जो लिखा गया हो उस समय के पूरे परिवेश को लेकर। बहुत मुख्तसर सी कथा है, संवेदनाओं से बुनी हुई कहानी है। एक शाहनी है, बड़ी सी हवेली है, शाह जी का यानी उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका है। उनका बेटा भी शायद अब उनके पास नहीं है। कहानी से यही ध्वनि व्यंजित होती है कि बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। अकेली हैं शाहनी, बहुत बड़ी कोठी है। इसी घर में वो ब्याह कर आई थी और यही उनका सारा जीवन गुजर गया। जब विभाजन होता है तो उस विभाजन में उनको अपनी वो कोठी, अपनी वो मिट्टी, अपनी वो जमीन छोड़नी पड़ती। कहानी बस इतनी सी, लेकिन जो इस कहानी में संवेदनाओं का विस्तार है, उस संवेदना के विस्तार से गुजरते हुए हम हिल जाते हैं। वही लोग, वही पड़ोसी, वही अम्मा, वही बिटिया, वही दीदी, लेकिन वही अब हमारे कोई नहीं रह गए, अपना कोई नहीं रह गया, परायापन है चारों ओर। शाहनी सोचती है कि बार बार जब वो घर छोड़ के जा रही होती है और सारा मोहल्ला देख रहा होता है, तो शाहनी को दुख होता है, मोह होता है। तो वो सोचती है ये मोह कैसा, क्यों मेरे अंदर मोह जग रहा है जब सब कुछ हमने छोड़ दिया है। लेकिन उसके अंदर एक हिचक है, उसके अंदर एक पीड़ा है, उसके अंदर एक खीज भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है। मैं क्यों छोड़ के जाऊं, नहीं जाती मैं छोड़ के। लेकिन जब वो अपने चारों ओर देखती है लोगों को, उनकी आंखों की ओर देखती है और ये देखती है कि अब उनकी आंखों में अपनापन नहीं है, परायापन उतर आया है उनकी आंखों में, तब शाहनी को लगता है कि अब तो यहां से जाना ही अच्छा है, क्योंकि अब ये देश ही पराया नहीं हो गया बल्कि लोग भी पराये हो गए। इस कहानी को पढ़ते समय मैंने बार बार ये महसूस किया, क्या संबंध ऐसे ही होते हैं? क्या संबंध इतने कमजोर होते हैं कि राजनीतिज्ञों के फैसले हमारे संबंधों को बदल देते हैं? ये देखना होगा, ये सोचना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि राजनीतिज्ञों के फैसले परस्पर संबंध को न बर्बाद करें, क्योंकि मनुष्य
सबसे बड़ी बात होती है मनुष्य, मानव जीवन की बहुत बड़ी कविता है। इसको रचने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, इसके अंदर संवेदना बनने में और ज्यादा समय लग गया, और इस संवेदना को जब हम क्रूरता से अपने पैरों के तले मसल रहे हैं तो उसमें तो कोई वक्त नहीं लगता। यह कहानी यही कहती है कि मत क्रूर बनो मनुष्यता के प्रति। मनुष्यता बहुत बड़ी चीज है। मनुष्यता एक दिन में निर्मित नहीं होती है, संबंध एक दिन में विकसित नहीं होते हैं। सिक्का बदल गया तो क्या हुआ? आप जानते हैं कि जब एक राजा के स्थान पर जब दूसरा राजा राजगद्दी ग्रहण करता है तो वो अपना सिक्का चलाता है। इसी के आधार पर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और भारत और पाकिस्तान का क्या, जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो उस समय यह नहीं सोचा गया कि इन संबंधों का क्या होगा, इन संवेदनाओं का क्या होगा। कितना झूठा है यह विभाजन। कभी भाषा के मसले पर, कभी धर्म के मसले पर, कभी जाति के मसले पर, कभी नस्ल के मसले पर हम एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। छोटी सी जिंदगी मिली, बहुत मुख्तसर सी, बहुत छोटी सी जिंदगी मिली, और ये जिंदगी हमें प्रेम से गुजारनी चाहिए, न कि लड़के झगड़ के। विद्यार्थियों, ये कहानी यही कहती है कि कभी भी संबंध की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए राजनीति की वेदी पर। राजनीति अपना काम करती रहेगी, इन संबंध बचा के रखना चाहिए। कई कहानियां ऐसी बुनी गई हैं, रची गई हैं, जिनमें संबंधों को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है पात्रों को, चरित्रों को, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। यह धारा के विपरीत चलने जैसा है। कृष्णा सोबती ने इस कहानी में सच को दिखाया है कि आजादी के बाद किस तरह रिश्ते टूट गए, किस तरह संबंध टूट गए। दूसरा जो पक्ष इस कहानी का है, ये मुख्य पक्ष है इस कहानी का। दूसरा जो पक्ष है कहानी का, वह पक्ष यह है कि यह कहानी केवल भारत की आज़ादी मिलने और उसके विभाजन होने और पाकिस्तान बनने की कथा नहीं कहती, और उसमें संबंधों के टूटने की कथा नहीं कहती। यह भी बताती है कि ये जो विभाजन होता है ये कितना झूठा होता है। जिस आधार पर विभाजन किया गया वो कितना झूठ है, कितना मिथ्या है। और दूसरी बात यह भी कि जो सामंतवाद है, जो मध्ययुगीन मानसिकता है, उस मध्ययुगीन मानसिकता का भी चित्रण, राजा और प्रजा का जो भेद है वही भेद था। राजा एक धर्म का, प्रजा दूसरे धर्म की, साहूकार एक धर्म का और कर्ज लेने वाले दूसरे धर्म का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहूकार का अलग वर्ग होता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। ये सब वर्गीय चरित्र होते हैं। ये अपने बारे में सोचते हैं और अपने वर्ग के बारे में सोचते हैं। कोई साहूकार है तो वो इस बात की चिंता करेगा कि राजा ऐसी नीति बनाए कि साहूकारों के पक्ष में हो,
कोई क्षत्रिय, कोई सिपाही, कोई सैनिक ये चाहेगा कि नीति ऐसी बने जो हमारे पक्ष में हो। तो ये अलग अलग वर्ग अपने हितों की, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस कहानी में ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो वर्गीय चरित्र हैं, वो वर्गीय चरित्र उस तरह के नहीं रह गए हैं जिस तरह के आजादी की घोषणा या विभाजन की घोषणा के पहले थे, बल्कि उनके ऊपर धर्म लागू हो गया। वह धर्म नहीं जो हमारी परंपरा है, बल्कि जो हमारा कर्तव्य है, वह रिलीजन हावी हो गया। यह मैं कहना चाहता हूं। रिलीजन और धर्म एक चीज नहीं है, इसकी व्याख्या हम अलग से कर सकते हैं। तो जो उपनिवेशवादी जो नीति है और उनका जो रिलीजन है, और रिलीजन के आधार पर जिस तरह से देश का बंटवारा किया, और वो बंटवारा शाहनी के चेहरे पर दिख रहा है, और सब शाहनी के घर को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यह कहानी एक रूपक है भारत के विभाजन का, और इसमें यह दिखाया गया है कि व्यक्ति स्थानांतरित हो गया, लेकिन उसकी अस्मिता, उसकी पहचान वहीं छूट गई, उसका नाड़ा वहीं रह गया, उसकी नाल वहीं रह गई, उसकी जड़ें वहीं रह गई। इसमें एक प्रसंग आता है इस कहानी में। यह प्रसंग आता है कि उसके जो हितैषी हैं, और जो ऐसे हितैषी जो बहुत जल्दी में है कि कब ये घर छोड़कर चली जाए। इनका अमीर महिला थी कि इनका घर हम लूट ले सारा। लूटने की योजना पहले बन चुकी है, शाहनी को मारने की योजना बन चुकी है, उनसे जबरदस्ती मस्जिद बनाने का पैसा पहले लोग ले जा चुके हैं, और बहुत दबंगई से आते हैं शाहनी से पैसा मांगने। 300 रुपए निकाल, और शाहनी मुस्कुराते हुए 300 रुपया दे देती, और वो भौचक रह जाता है। तो सारी तैयारी हो, शाहनी को मारने की भी तैयारी होती, शाह की पत्नी शाहनी, उसको मारने की भी तैयारी हो जाती, लेकिन कोई मार नहीं पाता। इतनी मनुष्यता अभी नहीं खत्म हुई। इस विभाजन ने इतनी मनुष्यता अभी नहीं खत्म की थी। शाहनी के चेहरे का जो सौंदर्य है, उसके चेहरे का जो महात्म्य है, उसका जो उदार दिल है, उसमें जो परोपकार की भावना है, बहुत बड़ा चरित्र निर्मित किया है कृष्णा सोबती ने इस स्त्री का। मैंने कहा था ना कि स्त्री का जो चरित्र निर्मित करती हैं कृष्णा सोबती, उसमें यह दिखाती हैं कि स्त्री कितनी दृढ़ प्रतिज्ञ, कितनी क्षमाशील और कितनी उदार होती है। ये सारी उदारता, क्षमाशीलता, ये सब शाहनी के भीतर है, और एक विराट व्यक्तित्व बनकर निकलता है। जब कुछ लोग बनावटी सलाह देते हैं उसको कि शाहनी कुछ हाथ में नगद वगद तो ले ले, घर से कुछ गहने जेवर तो ले ले, तो इसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष ये हुआ कि वो ये चाहते हैं कि पता चल जाए कितने रुपए हैं घर में, कितना सोना जेवर है घर में। लेकिन शाहनी का जब उत्तर सुनते हैं तो वे निरुत्तर हो जाते हैं। शाहनी कहती है कि क्या पैसे, मैं अपनी मिट्टी, अपना पैसा, अपना सब कुछ यहीं छोड़ के जा रही हूं।
और शाहनी चली जाती है। तो ये जो चरित्र निर्माण का जो कार्य है जो कृष्णा सोबती करती हैं, और एक एक जो चरित्र उन्होंने बनाया है, उस चरित्र में जो स्वाभाविकता है, उस चरित्र में जो अपनापन है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार शाहनी नदी से नहा के आ रही हैं और अपने एक मुलाजिम से कुछ बोलती हैं। मुलाजिम उनको मारने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि शाहजी ने कभी उसका शोषण किया था। लेकिन इतने प्यार से वो बोलती हैं, इतने प्यार से बोलती हैं, बतियाती हैं, स्नेह से, इतनी वत्सलता है उनके भीतर कि वो मार नहीं पाता है। तो इस कहानी का कुछ पाठ भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कहानी का पाठ महत्वपूर्ण होता है कहानी को समझने के लिए, कहानी को जानने के लिए। जब आप इस कहानी को पढ़ें तो इन चीज़ों को जरूर देखें कि किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से ये कहानी, किस कहानी का अंत होता है। अंत बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ है। इसका अंत, जिसको कहते हैं ना कलेजा मुंह को आना, वो हो उठता है। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, पसार कहते हैं बड़े आंगन जैसे को जहां लोग बैठते हैं, एक एक करके घूम रही है शाहनी की आंखों के सामने। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही हैं। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है शाहनी को, इस बूढ़ी शाहनी को। कहां जाएगी अब वह? शाहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते, वक़्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है, और ये कहानी यहां समाप्त हो जाती है। कहानी की व्यंजना हमारे दिल को छूती है। यह विभाजन कितनों के दिल के ऊपर से गुजरा है। ये जो ट्रक लोगों को वहां से भर भर के हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर गए, वो उनका शरीर गया, उनकी आत्माएं नहीं गईं। उनकी आत्मा वहीं रह गई, वह जड़ वहीं रह गया। और हमने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, हमने कितने लोगों का जीते जी कत्ल कर दिया। ये सारी कहानी कहती है, भावनाओं में तैरती कहानी। कृष्णा सोबती की कहानियाँ भावनाओं से लैस होती है, संवेदनाओं से परिपूर्ण होती है, और यह कहानी भी उसका प्रतिमान है। नमस्कार, धन्यवाद।